हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स का। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आज ये 5वां पार्ट है। इस पार्ट के माध्यम से आज हम आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये बहुत एक फेमस टॉपिक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इससे पूछते हैं और ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो अभी तक हम देखे हैं जैसे कि चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, कि जब किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव करने का जो रेट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वायर में जब करंट मूव करता है तो वायर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो उसमें रेजिस्टेंस भी ऑफर होता है। जब चार्ज, ये भी देखे हैं कि चार्ज जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो चार्ज को कैरी करने में, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। तो अब यहाँ ये हमको देखना, जब किसी भी कंडक्टर में या किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, करंट का मूवमेंट होता है, या चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता होगा, उसमें आपस में फ्रिक्शन होता होगा। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट आई सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, फ्लो इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। मतलब एक वायर है जिस वायर का रेजिस्टेंस आर है, आर मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, उसमें करंट आई फ्लो करता है। और जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होगा कि इतना देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट तक, 2 घंटा, 4 घंटा तक करंट फ्लो कर रहा है। तो फॉर ए टाइम टेकन टी, तो उसमें जब किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है जहां उस कंडक्टर का या वायर का रेजिस्टेंस होगा और वो करंट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, टाइम टेकन के लिए फ्लो करता है, तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और वो जो हीट जो बनता है उस वायर में, वो हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम का। इसीलिए लिखा जाता है, जब आएगा आपको लिखने के लिए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो क्या बताना है सिंपल, कि जब किसी भी वायर में, जिस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, करंट आई फ्लो करता है कितना देर तक, तो टाइम टी तक फ्लो करता है, तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस होता है। वो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो हीट जो बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है। इसी को जब एग्जाम में आएगा लिखने के लिए कि राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप लिखेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट आई moves in a wire of resistance R for the time taken T, then heat produced H in the wire is directly proportional to product of square of current, resistance and time. This is the Joule's law of heating. ये स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में अब हम यहाँ आते हैं। अभी क्या लिखे कि ये H जो है, ये H डिनोट करता है हीट को। ये H जो है ना, वो हीट को डोनेट कर रहा है, और I जो है करंट को, और R रेजिस्टेंस को, और T टाइम को। इसीलिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अब ये जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसको हम कैसे डेराइव करेंगे, तो डेरिवेशन जब देगा कि डेराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या डेराइव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी जो है यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसमें हम लिखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ में कि व्हेन सम पीडी मीन पोटेंशियल डिफरेंस, इज अप्लाइड इन अ वायर, देन चार्ज इज कैरीड टू हैव वर्क डन व्हिच इज गिवन बाय। तो कितना वर्क डन होता है, तो हम प्रीवियस टॉपिक में समझ चुके हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, जहां V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब वर्क डन, Q का मतलब चार्ज। तो V इज इक्वल टू, अगर W बाई क्यू हुआ तो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में मान लिए। एंड दिस फ्लोज ऑफ चार्ज
इन वायर इट कॉज अ फ्लो ऑफ करंट। जब किसी भी वायर में जब चार्ज फ्लो होता है तो वही करंट को मेंटेन करता है, एसोसिएट करता है। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हुआ, जहां आई का मतलब करंट, क्यू का मतलब चार्ज, टी का मतलब टाइम, तो फिर क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। जहां क्यू का मतलब चार्ज, आई का मतलब करंट, टी का मतलब टाइम। इस तरह से क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो हम इसमें प्रीवियस टॉपिक से भी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू ले आएंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी ले आएंगे। अब हम फिर बताएंगे कि एज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। आप 9th में भी पढ़े हो कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए डब्ल्यू वर्क डन बराबर एनर्जी डिलीवर बराबर हीट प्रोड्यूस। इसीलिए एच जो होगा, क्योंकि एच जब डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू क्या है, वी इंटू क्यू होता है। जब डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो हम एच इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक। और डब्ल्यू के जगह पर क्या लिख दिए, वी इंटू क्यू। अब ये v को रहने दिए, और q क्या होता है, यहाँ देखिए q इज इक्वल टू आई टी, इस q के जगह पर आई टी दे दिए तो ये वी आई टी हो गया, ठीक। ये भी एक फॉर्मूला है कि h इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, हीट का। अब v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इस v के जगह पर हमने आई आर लिख दिया, और उधर आई टी है, तो आई इंटू आई मिलके क्या बन गया, आई स्क्वायर, आर इंटू टी, तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो है h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया। तो एक सब फॉर्मूला हीट का वी आई टी भी होता है, एक एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है। लेकिन जब जूल्स लॉ में आएगा तो आप वी आई टी नहीं, आई स्क्वायर आर टी लिखेंगे। ये फॉर्मूला तब आपको यूज करना है जब किसी भी न्यूमेरिकल में जब करंट दिया हो, रेसिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो। ये फॉर्मूला आपको वी आई टी तब यूज करना है जब रेसिस्टेंस नहीं देके पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तब एच का फॉर्मूला हम आई स्क्वायर आर टी नहीं वी आई टी यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप हीट प्रोड्यूस को आप निकाल सकते हैं, क्लियर। अब चलते हैं हम इसका फिर देखते हैं आगे क्या समझना। अब हम समझते हैं आगे, ये जो था अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो एग्जाम में कभी आता है कि राइट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आपने क्या देखा कि कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका रेसिस्टेंस आर है और उस वायर में अगर टी टाइम तक के लिए अगर आई फ्लो करता है तो उसमें हीट डेवलप होता है। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो फेनोमेना था क्योंकि जूल्स के द्वारा दिया गया, इसीलिए हम इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो आता है एग्जाम में लिखने के लिए कि राइट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या राइट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको आप समझते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। अब देखिए, हम अपने घर में जितने भी हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, आप चाहे बल्ब यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हैं, मोटर यूज करते हैं, पंखा यूज करते हैं, उसका फिर इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, जितने भी डिवाइस हैं सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉइल होता है, ठीक है। और वो कॉइल जो है प्योर मेटल का नहीं बन के जनरली जो है ना वो एलवाई का बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। हीटर है, इसके कॉइल नाइक्रोम के बने होते हैं। तो देगा कि जो ऐसे क्वेश्चन और पूछता है कि जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसके कॉइल प्योर मेटल के क्यों नहीं बनते हैं, एलवाई का क्यों बनता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि प्योर मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर प्योर मेटल के पास ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगा तो ये चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी है कि प्योर मेटल मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपके डिवाइस काम नहीं करेंगे। तो ये जो डिवाइस है जो हीटिंग पर काम करता है, हीट पर बेस्ड है, तो उसमें जो कॉइल होते हैं वो एलवाई के बने होते हैं, ठीक है। तो अब ये एलवाई का क्यों बना होता है, तो सबसे एक रीजन पहले ये बताइएगा कि एलवाई का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बर्न नहीं करेगा, इसीलिए उसको मेल्ट करने का डर नहीं होता, आपका सर्किट ब्रेक नहीं होता है। इवन अगर उसमें ज्यादा भी हीट
प्रोड्यूस हो जाता है तो वो काम करता है। लेकिन इसके अलावे एक भी और चीज देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर वो डिवाइस, पर्टिकुलर डिवाइस काम ना करे, वो ना मेल्ट हो, लेकिन उस डिवाइस के पास जो करंट जाएगा वो तो किसी न किसी कंडक्टर या वायर के थ्रू जाए, लेकिन वो ना मेल्ट करके आपका वायर ही पहले मेल्ट हो जाए, उससे पहले ही कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां पर हम देखते हैं कि घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आप घर में देखिएगा कि जो मेन बोर्ड होता है वहां पर बड़ा सा फ्यूज लगा होता है, कहीं मीडियम साइज का होता है, कहीं जो घर के जो बोर्ड होते हैं वो छोटा छोटा फ्यूज होता है। तो हर एक फ्यूज का अपना पावर रेटिंग होता है, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो जो 20 एम्पियर का है, मतलब उसके पास जब 20 एम्पियर का करंट बनेगा उसके बाद जाके वो मेल्ट करेगा। 10 एम्पियर वाला में इस तरह सबका पावर रेटिंग है। तो पावर रेटिंग डिसाइड करता है कि आप उस बोर्ड से उस डिवाइस तक इतना हीट को ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जब मान लीजिए हमको करंट है, उस वायर का रेजिस्टेंस मालूम है, आप कितने देर तक उसको ऑन रख रहे हो, तो आपको सारा सब कुछ मालूम है, तो आप हीट निकाल लेंगे। अब उस हीट अगर ज्यादा हो जाएगा तो मेल्ट करेगा, तो मेल्ट ना करे, इसीलिए उसको मेल्ट करने से पहले, उसको डैमेज होने से पहले ये फ्यूज वायर जो होता है उसमें एक वायर सिंपल कनेक्ट होता है जो सोल्डर का बना होता है, एक एलवाई का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो वो जल्दी मेल्ट कर जाता है, और उसको लगाना भी बहुत आसान होता है, फिर तुरंत उसको हम कनेक्ट करके फिर तुरंत लगा देते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम उसको बचाने के लिए फ्यूज भी लगाते हैं। तो ये जो है ये सारे काम है। तो आप देख रहे हैं कि जो जितने भी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे हीट पर काम करते हैं। पहले हीट जनरेट होता है, फिर वर्क डन होता है, फिर उसमें ईएमएफ लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, फिर जाके या तो हीट ग्लो करता है, जैसे पंखा है उसमें लाइट नहीं ग्लो करता बट उसमें ईएमएफ होता है, तो जो पंखे को रोटेट करता है, कहीं पर जो है ना वो रेडिश कलर में मतलब ग्लो कर जाता है, जो हीट जनरेट होता है वो उससे जलने लगता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पावर को समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर है जिसको आपने 9th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल क्या देंगे, पी। एंड इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 9th में भी आप पढ़े थे, सेम टॉपिक है, बट वहां पर नॉर्मल हम पावर करते थे, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर में आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन होता है, पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी डिलीवर होता है, पर यूनिट टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, वो हो गया पावर। इसलिए पावर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, W/T, E/T चाहे H/T। और इससे पहले आपने देखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि H इज इक्वल टू VIT भी होता है, H इज इक्वल टू I² भी होता है। तो जब पावर इज इक्वल टू W/T हुआ, W बराबर H होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, H का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT/T, ये T और T कट गया, I²R, ये भी एक फॉर्मूला होता है पावर का। फिर पावर इज इक्वल टू, अगर H/T है तो H का एक और फॉर्मूला होता है VIT/T, तो TT कट गया तो VI आ गया। अब ये पावर इज इक्वल टू क्या बचा, VI, और I होता है V/R, तो V और V को मल्टीप्लाई कर दिए V²/R, तो एक फॉर्मूला हो गया V²/R। और जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है कि MCQ क्वेश्चन है, उसमें 4 फॉर्मूला दिया है पावर का। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट फॉर द फॉर्मूला ऑफ पावर, तो उसमें ये भी दिया है, ये भी दिया, ये भी दिया, एक जगह क्या किया है, IR² लिख दिया है, या अगर मान लीजिए लिखते VI², तो ये तो नहीं होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या होगा, W/T चाहे E/T चाहे H/T, एक पावर क्या हो जाएगा I²R, एक पावर हो जाएगा VI, एक पावर हो जाएगा V²/R, जहां V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो अब है कि पावर का ऐसा यूनिट आप पहले से भी जानते हैं कि पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। कैसे होता है, जब पावर इज इक्वल टू W/T होता है, W का ऐसा यूनिट अगर जूल है, टाइम का सेकंड है, इसलिए पावर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड जो है इसी को हम वाट कहते हैं। ये वाट जो है पावर का ऐसा यूनिट है, और 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट होता है। और ब्रिटिश सिस्टम में पावर के लिए एक और यूनिट यूज करते हैं हम, हॉर्स पावर, जो 746 वाट होता है, जिसको हम 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर कहते हैं। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो 9th में भी आपने पढ़ा था कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, ये हम जानते हैं। और तो जूल जब नॉर्मल कम यूनिट होगा, कम मैग्नीट्यूड होगा, तो उस केस में हम जूल का यूज करते हैं। लेकिन हम पूरे महीने का, पूरे साल का इतना इलेक्ट्रिक खर्च करते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी हम खर्च करते हैं, तो इसलिए उतना ज्यादा एनर्जी को मेजर करने के लिए हम जूल में नहीं, एक स्पेशल बिगर यूनिट यूज करेंगे, जिसको हम KWH करते हैं या यूनिट करते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है KWH या यूनिट, और नॉर्मल ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। इसका मतलब KWH और जूल में कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा। अब क्वेश्चन देगा जो 1 KWH को जूल में कन्वर्ट करना है, या 1 KWH का जो एनर्जी होता है उसमें कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। कैसे? तो देखिए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जब पावर को आप वाट में लोगे, टाइम को सेकंड में लोगे, तो ये जूल बन जाएगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट। जब पावर को हम किलो वाट में लेंगे और टाइम को आवर में लेंगे, तो ये KWH जो कि कॉमर्शियल यूनिट हो गया। तो एनर्जी का हमको कॉमर्शियल यूनिट निकालना है, इसका मतलब पावर किलो वाट में लेना और टाइम आवर में लेना है। तो इसीलिए हमने लिखा कि 1 KWH का मतलब 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। अब जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए पावर वाट में चाहिए और टाइम सेकंड में चाहिए। अब ये जो 1 KW है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। अब 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 के पावर 5 वाट इंटू सेकेंड हो गया। एक पॉइंट इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 3.6। इसको अगर हम 3.6 लिखेंगे तो एक पावर रेज करेगा, इसीलिए कितना बना, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल बना। और इसीलिए हम कहेंगे कि 1 KWH का जो एनर्जी होता उसमें 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, फिर हम अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स रेसिस्टर और इंटेक्ट क्वेश्चन जो है वो उसको हम एक वीडियो में फिर बताएंगे। थैंक यू।